मार्शल इनवर्स की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें फेंग हाओ को दिखाया जाता है, जो कि उस लुटेरे को जो लीडर था उससे फाइट करने के लिए तुरंत ही अपनी फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुका था और एक ही अटैक में काफी इजीली उस लुटेरों की लीडर को पीछे कर देता है। ये देखने की बात वो फिर से फेंग हाओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर फेंग हाओ अपनी टाइगर केप टेक्निक का इस्तेमाल करते है उस लुटेरों की लीडर को वहीं पे किल कर देता है। इसके बाद वो यान किंग के साथ मैग्नोलिया सिटी पहुंच जाता है, जहाँ पे की यान किंग उसे तुरंत ही तियानवू ऑक्शन हाउस के अंदर लेकर आती है, क्योंकि वो फेंग हाओ के लिए कुछ स्पिरिचुअल इंग्रेडिएंट्स को खरीदना चाहती थी और ऑक्शन हाउस से अपनी पसंद की स्पिरिचुअल इंग्रेडिएंट्स को वो दोनों खरीदने लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंग फैमिली के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे की हु फैमिली और यांग फैमिली एक साथ मिलकर फेंग फैमिली के ऊपर हमला करने के लिए आ गया था। इसी के साथ साथ फेंग फैमिली की पेट्रियार्च कहता है, तुम लोग यहाँ पे किस लिए आए हो, तुम्हारे साथ तो हमारी कोई भी दुश्मनी नहीं है। ये सुनने की बात पेट्रियार्च यांग कहता है, फेंग हाओ ने यांग मास्टर हु और यांग मास्टर यांग को काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड कर दिया, क्या तुम्हें लगता है हम इसी तरीके से चुप बैठेंगे? और वैसे भी तुरंत ही फेंग फैमिली के ऊपर हमला कर देता है। पेट्रियार्च हु काफी इजीली फेंग फैमिली की ग्रैंड एल्डर को इंजर्ड कर देता है। ग्रैंड एल्डर भी समझ नहीं पाता कि वो इतना जल्दी कैसे पावरफुल हो गया। असल में पेट्रियार्च हु शैडो मेंशन की उस वॉरियर के द्वारा दिए गए किसी ट्रेजर को एब्जॉर्ब कर लिया था, इसी वजह से उसकी पावर इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंग हाओ और यांग किंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे की ऑक्शन हाउस से इंग्रेडिएंट्स को लेने के बाद वापस आ रहा होता है। फेंग हाओ भी इतने सारे इंग्रेडिएंट्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है, पर तभी फेंग फैमिली की एक डिसाइपल काफी जल्दी में फेंग हाओ से टकरा जाता है। फेंग हाओ को देखने की बाद वो कहता है, यांग मास्टर काफी बड़ी गड़बड़ हो चुका है, क्योंकि वो फैमिली और यांग फैमिली ने एक साथ मिलकर फेंग फैमिली के ऊपर हमला कर दिया। ये सुनने की बात तो फेंग हाओ यान किंग के साथ तुरंत ही काफी तेजी से अपनी फैमिली की ओर जाने लगता है। अब यहाँ से फिर से हमें फेंग फैमिली के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे यांग फैमिली की पेट्रियार्च और हु फैमिली की पेट्रियार्च दोनों ही अपनी वॉरियर से फिर से फेंग फैमिली के ऊपर हमला करने के लिए कहते हैं, पर वहीं पे सही टाइम पर फेंग हाओ पहुंच जाता है और काफी इजीली उन सभी वॉरियर्स को पीट डालता है। ये देखने की बात पेट्रियार्च हु कहता है, तो इसका मतलब यही हुआ कि पैराडाइज वैली के अंदर तुम्हारी मौत नहीं हुआ था। ये बात सुनकर फेंग हाओ भी समझ जाता है कि इसी ने ही मुझे मारने के लिए बंदे भेजे थे, पर तभी पेट्रियार्च हु तुरंत ही फेंग हाओ के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। सही टाइम पर वहीं पे यान किंग आते हुए तुरंत ही उसे पीछे कर देती है। इस लड़की को देखकर वो तो काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है। इसी के साथ साथ पेट्रियार्च यांग पेट्रियार्च हु से कहता है, ब्रदर मुझे ये लड़की जरा से भी ठीक नहीं लग रहा, मुझे लगता है कि ये थंडर गॉड पेविलियन की कोई मेंबर है। ये सुनने की बात तो पेट्रियार्च हु भी एकदम के लिए डर जाता है, पर वो कहता है, मुझे इससे घंटा फर्क पे नहीं पड़ता कि तुम्हारी बैकग्राउंड क्या है, लड़की तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम पीछे हट जाओ। और वो तुरंत यान किंग के ऊपर हमला कर देता है। ये देखने की बात यान किंग अपनी वेपन को निकालता है, उससे फाइट करने लगती है और वो पेट्रियार्च हु को काफी अच्छी टक्कर देने लगती है। उसके साथ फाइट करने के लिए आ जाता है फेंग हाओ भी, और दोनों अपनी थंडर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए एक साथ पेट्रियार्च हु के ऊपर हमला करता है। फाइनली वो इस अटैक के अंदर पेट्रियार्च हु को पीछे करने में भी कामयाब हो गया होता है, पर उसे हरा नहीं पाता। दोनों ही पेट्रियार्च एक साथ एक दूसरे के ऊपर हमला करता है, जिस वजह से इस अटैक के अंदर फेंग हाओ तो हार चुका होता है। यह देखने की बात पेट्रियार्च हु फिर से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर वहीं पे ग्रैंड एल्डर आकर तुरंत ही उसे बचा लेता है। इसके बाद वो फेंग फैमिली की बाकी वॉरियर्स के साथ मिलकर तुरंत ही उनके ऊपर हमला कर देता है। पेट्रियार्च हु तो लगातार उनके ऊपर हमला करते जा रहा था। इसमें फेंग फैमिली की काफी सारे वॉरियर्स काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड भी हो जाते हैं। इसके बाद फेंग हाओ अपनी थंडर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार हमला पेट्रियार्च हु के ऊपर कर देता है। इस अटैक से पेट्रियार्च हु को भी इंजर्ड होना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे बात आगे बढ़ते हुए देखकर वही पे शैडो मेंशन की वॉरियर तुरंत ही उनके ऊपर पॉइजन से हमला करता है। इस पॉइजन के अंदर तो फेंग फैमिली की ज्यादातर वॉरियर ही इफेक्ट हो चुके थे। फेंग हाओ अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को ठीक करता है। यह देखने की बाद पेट्रियार्च हु चांस मिलते तुरंत ही यान किंग के ऊपर हमला कर देता है, पर इस अटैक को फेंग हाओ अपने ऊपर झेल लाता है। इस वजह से पेट्रियार्च हु फिर से हमला करने की कोशिश करता है, पर वहीं पे थंडर गॉड पेविलियन की एक फाइटर पहुंच चुका होता है और काफी इजीली पेट्रियार्च हु को पीछे कर देता है। पर तभी वहीं पे थंडर गॉड पेविलियन की कुछ और वॉरियर्स भी पहुंच जाता है। वो वॉरियर यान किंग के सामने झुकते हुए कहता है, मिस अब हमें क्या करना चाहिए? यान किंग कहती है, तुम दोनों फैमिली की पेट्रियार्च की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वो वहाँ पे फेंग हाओ को छोड़ते हुए जाते हुए कहती है, फेंग हाओ मैं जल्दी वापस आऊंगी, तुम्हें मेरी इंतजार करनी होगी। अब
एक दिन बाद फेंग हाओ की आँख खुलता है, जहाँ पे तुरंत ही उसकी मदर वहाँ पे पहुँच चुका होता है। फेंग हाओ होश में आते ही यान किंग के बारे में पूछता है। उसकी मदर कहती है कि वो लड़की तो कब का जा चुकी है, पर तभी वहीं पे फेंग हाओ की हालत चेक करने के लिए फेंग फैमिली की हीलर भी पहुँच जाता है। फेंग हाओ की कंडीशन को चेक करते हुए कहता है, तुम तो पूरी तरीके से ठीक हो, जो कि एक दिन के अंदर अंदर इतनी सीरियस तरीके से इंजरीज को हील करना काफी मुश्किल बात है। पर फेंग हाओ कहता है, ये मेरे लिए काफी इजी है क्योंकि मैं भी एक हीलर हूँ। ये सुनने की बात तो फेंग हाओ की मदर के साथ साथ फेंग फैमिली की वो मास्टर भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ये फेंग फैमिली के लिए तो काफी अच्छी बात है। इसके बाद फेंग हाओ अपनी फादर के बारे में पूछता है, क्या मेरी फादर ठीक है, क्योंकि मुझे पैराडाइज वैली से कुछ ऐसा मिल चुका है जिसकी वजह से फादर की हालत और भी ज्यादा बेटर हो सकता है। पर वो हीलर कहता है, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फेंग फैमिली की हालत तो पहले से काफी ज्यादा खराब है। और वो वहाँ से फेंग हाओ को तुरंत ही ग्रैंड एल्डर के पास लेकर आता है, जो कि काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड था। फेंग हाओ तुरंत ही अपनी हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए ग्रैंड एल्डर को पूरी तरीके से हील कर देता है और वो वहाँ से तुरंत ही अपनी फादर की पास पहुँच जाता है ताकि वो अपनी फादर को हील कर पाए। पर उसकी मदर कहती है, तुम तो पहले से काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो, तुम्हें लगता है कि कुछ टाइम आराम कर लेना चाहिए। ये सुनने की बात फेंग हाओ कहता है, मदर नहीं, मेरी अंदर इतनी एनर्जी बची हुई है कि मैं अपनी फादर को ठीक कर पाऊँ। ये सुनने की बात आंट सिंह हुआ कहती है, मेरी तरफ से तो ना है, ऐसा करने की बात तुम फिर से इंजर्ड हो सकते हो, फिर मुझे मत बताना। पर फेंग हाओ तुरंत अपनी फादर की हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे हील करते हुए तुरंत वो अपनी सोल अपनी फादर की स्पिरिचुअल सी के अंदर भेज देता है। जहाँ पे पहुँचने की बाद उसे दिखाई पड़ता है कि उसके फादर की जो सोल है वो एक आइस पिलर के अंदर कैद है। ये देखने की बाद वो तुरंत ही उस आइस पिलर को तोड़ने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पे कई सारे आइस एरो से तुरंत ही उसके ऊपर हमला होने लगता है। वो उस हमले को रोकते हुए अपनी एनर्जी की मदद से उस आइस पिलर को तोड़ने के लिए लग जाता है, जहाँ पे उसे ऐसा करते हुए काफी ज्यादा दिक्कत भी हो रहा था, पर वो इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है। इसके बाद हम उन आइस एरोस को देखते हैं, जो कि तुरंत ही एक आइस ड्रैगन में बदलते हुए फेंग हाओ के ऊपर हमला करता है। फेंग हाओ इस अटैक को भी झेलने में कामयाब हो गया था। इसी के साथ साथ वो अपनी फादर को भी सेव कर चुका था। इसके बाद वो तुरंत ही अपनी फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुरंत उस आइस ड्रैगन के ऊपर हमला करता है और काफी इजीली उस आइस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। अब वो तुरंत अपनी फादर की बॉडी से बाहर आ जाता है और अपनी मदर से कहता है, कुछ दिनों तक एलेक्सर्स देने की बात मेरी फादर पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। पर तभी उसकी मुंह से खून आने लगता है क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर वो भी इंजर्ड हो गया होता है। उसकी बॉडी से पूरी एनर्जी ही खत्म हो चुका होता है। ये देखने की बाद उसकी मदर तुरंत एक स्पिरिचुअल स्टोन लाते हुए कहता है, तुम तुरंत स्पिरिचुअल स्टोन को एब्जॉर्ब कर लो, शायद से तुम्हारी एनर्जी कुछ हद तक रिकवर हो जाए। फेंग हाओ ऐसा ही करता है, चापे की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से उसकी बॉडी कुछ हद तक रिकवर हो गया होता है और वो अपनी मदर से कहता है, मदर मुझे कुछ और स्टोन्स की जरूरत है। ये सुनने की बात उसकी मदर कहती है, फेंग फैमिली के पास ये आखिरी स्टोन था, अगर तुम्हें और भी स्टोन चाहिए तो तुम्हें अपनी ग्रैंडफादर के पास पहुंचना होगा। और वो फेंग हाओ को एक जेट पेंडेंट देकर वहाँ से उसकी ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए भेज देती है। फेंग हाओ वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं अपनी फादर को पूरी तरीके से ठीक करने के लिए जल्दी वापस आऊंगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें माउंटेन के ऊपर कुछ लुटेरों को दिखाया जाता है, जो कि लूटने के लिए रास्तों के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। वहीं पे हम फेंग हाओ को भी देखते हैं, जो कि वही से गुजर रहा था। आंट जिंग हुओ को तो काफी ज्यादा बोर हो रही थी इतनी लंबे रास्ते को देखकर। वो फेंग हाओ से कहती है, आखिरकार ये रास्ता कब खत्म होने वाला। पर तभी फेंग हाओ को कुछ गड़बड़ महसूस होता है और तभी तीन लुटेरे फेंग हाओ के ऊपर हमला करने के लिए आ गया होता है। वो तीनों कहता है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो हमें दे दो। और फेंग हाओ भी फाइट करने के लिए रेडी हो गया होता है। ये देखने की बात वो तीनों ही फेंग हाओ के ऊपर हमला कर देता है, पर फेंग हाओ काफी इजीली उन तीनों को पीछे कर देता है। इसके बाद वो तीनों अपनी किसी अजीब सा टेक्निक को यूज करते हुए फेंग हाओ के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर वो खुद की टेक्निक में खुद ही फंस जाता है, जिससे फेंग हाओ को भी तो काफी ज्यादा हंसी आ रहा था। इसी के साथ साथ वो उस वॉरियर की जो एक्स था उसे फोड़ देता है। समझने वालों के लिए इशारा ही काफी है। इसके बाद उन तीनों को पीटते हुए फेंग हाओ कहता है, क्या तुम फिर से चोरी करने की कोशिश करोगे। पर वो तीनों तो मानने के लिए रेडी नहीं होता। इस वजह से फेंग हाओ काफी अच्छी तरीके से उसकी पिटाई करता है। फेंग हाओ वहाँ से जाते हुए कहता है, आज से तुम तीनों अच्छे पर्सन बनने की कोशिश करना। पर तभी वो वॉरियर पीछे से फेंग हाओ को तुरंत ही पकड़ लेता है और अपने साथियों से कहता है कि इसके ऊपर तुरंत ही हमला करो। पर तभी कोई एनर्जी तुरंत ही उन दोनों वॉरियर्स को ही वही पे किल कर देता है। ये देखने की बात वो दूसरा वॉरियर तो काफी ज्यादा डर चुका था। वही पे हम एक लड़की को आते हुए देखते हैं, जिसने की यह
ऐसा किया था। इस लड़की के साथ और भी कई सारे सोल्जर्स आई हुई थी। वे सभी सोल्जर्स एक साथ मिलकर बचे हुए एक वॉरियर को वहाँ से पीटते हुए भेज देता है। इसके बाद वो लड़की फेंग हाउ के पास आकर कहती है, यहाँ से निकलने के लिए अभी भी बहुत ही लंबा रास्ता तय करना बाकी है, तुम्हें हमारे साथ चले जाना चाहिए। ये सुनने की बात फेंग हाउ भी सोचता है एक साथ रहना मेरे लिए सेफ है और वो इसके लिए एग्री हो जाती है। वो लड़की कहती है, असल में हम एक साथ मिलकर कुछ सामानों को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। पर फेंग हाउ को यहाँ पे कुछ डाउट होता है, शायद से यहाँ पे कोई भी सामान मौजूद नहीं है। ऐसा हो सकता है इस गाड़ी के अंदर जो पर्सन हो ये सभी उनकी ही रक्षा कर रहे हैं, पर उससे इसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और फिर यहाँ पे रात हो जाता है जहाँ पे एक पर्सन खाना पका रहा होता है, पर तभी वो खाना खाने के लिए सभी को बुलाने लगता है, जहाँ पे कि वहाँ पे सभी मेंबर से खाना करने लगता है। इसी के साथ साथ वो लड़की गाड़ी में मौजूद पर्सन को खाना देने की कोशिश करती है, पर गाड़ी में मौजूद पर्सन कहते है कि मैं खाना नहीं चाहता। इसके बाद वो फेंग हाउ के साथ वहीं पे खाना खाने लगती है। फेंग हाउ से पूछती है कि ब्रदर अकेले तुम इस तरीके से कहाँ पे जा रहे हो? फेंग हाउ कहता है, असल में मैं इस सिटी से बाहर जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपनी ग्रैंडफादर से मिलना चाहता हूँ जो कि काफी सीरियसली इंजर्ड है, उन्हें मैं हील करना चाहता हूँ। ये सुनने की बात तो वो लड़की भी शॉक हो जाती है कि फेंग हाउ एक हीलर है। फेंग हाउ पूछता है कि मिस किसी को हील करने की जरूरत है? वो लड़की कहती है फिलहाल के लिए तो जरूरत नहीं है, पर मेरी एक ब्रदर है जो इंजर्ड है, इसके बारे में अगर फिर मिले तो बात करेंगे। पर तभी वहाँ पे मौजूद जो सोल्जर था वो बेहोश होने लगता है क्योंकि खाने के अंदर उस शेफ ने चोरी छुपे जहर मिला दिया था, क्योंकि वो भी उन लुटेरों के साथ मिला हुआ था। ऊपर से पॉइजन की वजह से उस लड़की की हालत भी काफी ज्यादा खराब होने लगती है। ये देखने की बात वो शेफ तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर फेंग हाउ जैसे तैसे इस अटैक को रोकता है, पर उसकी हालत भी पॉइजन की वजह से खराब हो रहा था। इससे पहले कि वो शेफ और आगे बढ़ पाता, गाड़ी के अंदर से एक पर्सन तुरंत ही बाहर निकलते हुए उसे पीछे कर देती है। असल में ये पर्सन होती है फेई बेंजी। वो शिव कहती है, तुम तो काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड थे ना? फेई बेंजी कहती है, समझ लो कि मैं तो नाटक कर रहा था। ये देखने की बात वो शिव भी समझ जाता है कि वो चाहकर भी इसे हरा नहीं सकता और वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। और फिर हम फेई बेंजी को देखते हैं जो कि खून की उल्टियाँ करने में लगा हुआ था, जो कि अंदर से सीरियसली इंजर्ड था। ये देखने की बात तो फेंग हाउ भी काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है। फेई बेंजी फेंग हाउ से कहता है, अब हमारी बचने की चांसेस काफी कम है, तुम्हें हमें छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। फेंग हाउ सोचता है कि इन्होंने मेरी जान भी बचाया था, इस वजह से मैं इन्हें इस तरीके से छोड़ना नहीं चाहिए। और वो उन सब से कहता है, मैं तुम सबको हील करना चाहता हूँ। पर फेई बेंजी फेंग हाउ की बॉडी को चेक करते हुए कहता है, तुम खुद ही इंजर्ड हो, ऊपर से अगर तुम हमें हील करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी पांचों मेरिडियन ही इंजर्ड हो जाएंगे। फेंग हाउ कहता है, पर मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरी मकसद ही है लोगों को बचाना। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी शेफ को दिखाया जाता है जो कि अपने लीडर के पास पहुँच गया होता है। वो अपने लीडर से कहता है वैसे भी काफी सीरियस तरीके से घायल है, ऊपर से पॉइजन से भी इफेक्ट है, इस वजह से यही सही टाइम है हमें उनके ऊपर हमला करना चाहिए। और वैसे भी तुरंत ही वहाँ पे पहुँच जाता है, जहाँ पे पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि पॉइजन की वजह से तो ज्यादातर मेंबर वहीं पे मर चुके थे। और वो जैसे सामान को चेक करता है तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे तो पत्थर भरा हुआ था। पर तभी वहाँ पे कई सारे सोल्जर्स के साथ वो लड़की तुरंत ही उन सबको घेर लेती है। ये देखने की बात वो सभी लुटेरे भी काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है। इसी के साथ साथ वो कहता है, तुम लोग तो पॉइजन से पूरी तरीके से अफेक्टेड थे। पर फेंग हाउ वहाँ पे बाहर आते हुए कहता है, जब तक तुम इस चीज के बारे में एक्शन लेते तब तक काफी ज्यादा देर हो चुका था। वो शेफ कहता है, शायद से इसी ने ही इन सबको पॉइजन से क्योर किया। फेंग हाउ कहता है, हाँ मैंने ही किया। और फिर हमें कुछ टाइम बाद की सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे कि फेंग हाउ ने उन सभी को पॉइजन से क्योर कर दिया होता है। पर इसमें फेंग हाउ की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाता है। ये देखने की बाद फेई बेंजी तुरंत उसे स्पिरिचुअल स्टोन देता है, जिसकी एनर्जी का इस्तेमाल करते वो फिर से रिकवर हो गया होता है। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। इसी के साथ साथ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।